now we are starting a very important chapter, languages, भाषा, भारतीय भाषा, Indian languages. What is the provision of this one related to language in the Constitution of India? इस टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. दो इन कल्चर में भी हम लोग इसको पढ़ेंगे. कल्चर में जीएस पेपर 1 और हिस्ट्री एंड कल्चर. तो कल्चर में भी ये टॉपिक है, लेकिन हम यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. कल्चर में कल्चरल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे. और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यूपीएससी में सिलेबस इज नॉर्मली ओवरलैपिंग, लेकिन हाँ एक जगह का नॉलेज डोमेन दूसरे जगह इस्तेमाल में आ जाता है. यहाँ पर जो प्रोविजन रिलेटेड टू लैंग्वेज है, इसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं. आप समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं पॉलिटी में. कि द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया. 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं. ये 8th शेड्यूल किसके बारे में है? दैट इंक्लूड द लैंग्वेज. तो अमेंड्स द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज. में 1992 में कौन कौन से लैंग्वेज जोड़े गए. कब पूछा गया? 2024 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है. अब यहाँ पर मान लिया ऑप्शन दिया हुआ है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली. कहने का अर्थ है कि इसमें आप गेस नहीं कर सकते, आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए विच लैंग्वेज वाज एडेड. इसके लिए जरूरी है बुक पढ़ना? नहीं. ठीक है, हम आपको बता देते हैं कि मैथिली तो बहुत बाद में आया, ये 3 को ऐड किया गया. तो ये अगर आंसर है 1, 2 and 3 जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये इज द करेक्ट आंसर. बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. यहाँ इम्पॉर्टेंट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हाउ यू शुड स्टडी. यू मस्ट स्टडी द बुक. टिप, आप कॉमन सेंस नहीं लगा सकते, आपको एग्जैक्ट डाटा पता होना चाहिए. ठीक है. लाइक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो 2015 में पूछा है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस. अब आपको पता होना चाहिए कि क्लासिकल लैंग्वेज कितने हैं और स्टेटस कब दिया गया. करेक्ट. ठीक है, इसका आंसर मान लिया कि उड़िया है. आप कॉमन सेंस लगाइए, कोंकणी हो नहीं सकता है तो लोकल डायलेक्ट है, भोजपुरी लोकल डायलेक्ट है, आसमीज आई डोंट नो, ये 2 के बीच में गेस लगाया, चलो उड़िया इज करेक्ट. ये तरीका आप अपना सकते हैं, बट दैट इज वेरी डाइसी सिचुएशन. बेस्ट है कि यू शुड नो द आंसर, यू शुड राइट सी confident, then take Udiya, that would be better. Consider the following language: Gujarati, Kannada, Telugu. Which of the following have been declared classical language? मतलब क्लासिकल लैंग्वेज आपको जानना चाहिए कि कौन कौन क्लासिकल लैंग्वेज हैं. अगर आपको नहीं पता है कि भाई गुजराती है कि नहीं है, तब आप यहाँ पर होगा कि कन्नड़ा तेलुगु सही होगा कि 1, 2, 3 सही होगा कि क्या होगा. तो ये आपको थोड़ा सा डाउट इसमें लगेगा कि 2 के बीच में गेस करेंगे तो 50-50 चांस रहता है. बेटर यू शुड रीड द बुक्स. और यही काम हम आपसे करवा रहे हैं कि आप बुक्स को कैसे पढ़ेंगे. तो चलिए हम लोग बुक पढ़ते हैं. कि लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, कल्चर एंड आइडेंटिटी. ठीक है, कल्चर है, आइडेंटिटी है, कम्युनिकेशन है. इन इंडिया लैंग्वेज इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ एडमिनिस्ट्रेशन, education, courts, center-state relations and protection of minorities. Constitution does not declare any language as the national language. ये बहुत important line है. हम जो बोलते हैं राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं दिया गया है. बोलते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, गलत है. ये स्टेटमेंट ही गलत है. हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारे राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, कामकाज की भाषा है. राजभाषा मतलब ऑफिशियल कामकाज की भाषा. तो नेशनल लैंग्वेज हिंदुस्तान में तो कोई है ही नहीं. ठीक है. हाँ, एक अलग अभी प्लैंक चल रहा है, एक बात चल रही है, कोशिश जारी है, इंडेवर इज देयर कि भाई नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए, लेकिन अभी तक तो नहीं है. इट प्रोवाइड्स फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, कोर्ट लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी सेफगार्ड्स एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदी
कि हिंदी को हम इस तरीके से लेके आए ताकि ये नेशनल लैंग्वेज स्टेटस में चला आए। दैट इज द आवर एंडेवर, एफर्ट है, हमारी कोशिश है, लेकिन हमारा नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है। पार्ट 17 कभी कभी यही पूछ देता है कि कौन सा पार्ट किसके द्वारा डील करता है, तो पार्ट 17 लैंग्वेज के बारे में है। ये आपका आर्टिकल 341 343 टू 351, ठीक है ना। एट्थ शेड्यूल पार्ट 17 आर्टिकल 343 टू 351, ये आपको याद करना पड़ेगा। ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंग्वेज एक्सेप्टेड फॉर द ऑफिशियल पर्पस, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर एंड कोर्ट्स। इन हिंदी द टर्म राजभाषा मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा वर्ड इज देयर, नॉट नेशनल लैंग्वेज। इंडिया हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डिक्लेयरिंग हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज एज द नेशनल लैंग्वेज। क्लियर कर दिया हमने। हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, किस स्क्रिप्ट में? स्क्रिप्ट होगा देवनागरी, नंबर होंगे रोमन, ये वाले 1 2 3, ये वाले नहीं, 1 2 3 4, ये वाला नहीं। कौन सा? ये वाला 1 2 3 रोमन। तो देवनागरी स्क्रिप्ट मतलब देव ऐसे लिखिए, देवनागरी और 1 2 3, ठीक है। ये वाला आपका हिंदी का माना हुआ चीज है आर्टिकल 343 में। पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 343 लैंग्वेज ऑफ द यूनियन 343 344, रीजनल लैंग्वेज 345 347। अगर आप ऐसे बोले तो भारत देश में बोले जाने वाले डायलेक्ट की संख्या तो सैकड़ों में है, 200 300 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, रीजनल लैंग्वेज। लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बिल्स, ये जो बात करते हैं स्पेशल डायरेक्टिव रिलेटेड टू लैंग्वेज, तो ये जो है 350 टू 351, ये याद कर लीजिएगा। 343 टू 351 इज रिलेटेड टू लैंग्वेज। लैंग्वेज ऑफ द यूनियन हिंदी, देवनागरी स्क्रिप्ट 343। नंबर कौन सा है? इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन नंबरल्स। इंग्लिश को अलाउ कर दिया गया कि 15 साल तक हमारे यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल हो रहेगा, फॉर ऑफिशियल पर्पस यूज करेंगे, लेकिन बाद में बनाया गया कि 15 साल के बाद भी हम बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ाया गया है, 15 साल के बाद भी बढ़ाया गया। 1950 में मान लिया आया तो 1965 तक होना था, लेकिन आज तक चल रहा है, अभी तो 2026 है, अभी भी बढ़ाया गया है। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर कंटिन्यूड यूज ऑफ इंग्लिश इवन आफ्टर 15 ईयर्स, ये कर दिया गया कि भाई 15 साल के बाद भी चलेगा। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है जो कब आया? 1963 में। 63 में जब एक्ट आया, 65 में खत्म होने की बात हो रही थी, बोला कि नहीं, कंटिन्यूड यूज ऑफ इंग्लिश रखा जाएगा यूनियन में पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स के लिए। ये तो आपको 343 क्लियर हो गया। 344 प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ए कमीशन, एक कमीशन ला लिए, 5 साल के बाद कॉन्स्टिट्यूशन का, 10 साल के बाद कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सब अपना है कि भाई ये आपको क्या करेगा कि क्या हिंदी को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इंग्लिश को कैसे रिस्ट्रिक्ट किया जाए, ये सब बातें इसमें की जा रही है। अंडर आर्टिकल 348 वगैरह के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। पार्लियामेंट्री कमेटी इंपॉर्टेंट है, एक पार्लियामेंट्री कमेटी है जो कभी कभी डिपार्टमेंट में विजिट करती है। जैसे मान लिया आप रेलवे में काम करते हैं, आप रेलवे मैनेजमेंट सर्विस आपको अलॉट हुआ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम देने के बाद, तो रेलवे में आप हैं और आपको बना दिया गया राजभाषा अधिकारी, बनाया भी दिया जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि जो अधिकारी थोड़ा लैंग्वेज में थोड़ा सा ध्यान देते हैं, थोड़ा उनकी लैंग्वेज अच्छी होती है, हिंदी ठीक ठाक होती है, तो ऐसे अधिकारी को राजभाषा का अधिकारी बना दिया जाता है ना। तो वो अधिकारी आपको बना दिया गया, या आपको इसको ऊपर से बना दिया गया कि आपके अंदर में राजभाषा अधिकारी रिपोर्ट करेंगे, तो आपको क्या होगा कि मैगजीन निकालना पड़ेगा रेलवे की ओर से, वो हिंदी में मैगजीन होगी, है ना। आपको क्या करना होगा? ट्रेनिंग देना पड़ेगा लोगों को कैसे हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। उसके बाद आपको राजभाषा पखवाड़ा मनाना पड़ेगा, वो 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो 15 सितंबर को पखवाड़ा मतलब 15 दिन का, है ना, ये मनाया जाएगा। तो ये सब आपको करना पड़ेगा। आपको आपके यहाँ का
ऑडिट होगा। ऑडिट में देखा जाएगा कि क्या आपके यहाँ के जो मोहरे हैं वो द्विभाषी हैं कि नहीं, हिंदी और अंग्रेजी में है कि नहीं, आपके यहाँ का जो नोटिंग ड्राफ्टिंग कितना आप हिंदी में करते हैं, उपस्थिति पंजिका हिंदी में है कि नहीं है, ये सब देखते हैं राजभाषा का जो ऑडिट होता है। तो ये आपका पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसमें 20 मेंबर लोकसभा को होते हैं, 10 मेंबर राज्यसभा को होते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है इनका। ये हर डिपार्टमेंट में घूम के इनके कुछ न कुछ मेंबर करते रहते हैं। इसके अलावा ये हिंदी को प्रमोट करने के लिए मीटिंग करते हैं, कभी मॉरिशस में मीटिंग करते हैं, कभी जम्मू कश्मीर में करेंगे, कभी कहीं करेंगे, करते रहते हैं मीटिंग। इसमें ऑफिसर्स लोग जाते हैं, उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एक कुछ हिस्टोरिकल इवेंट है हिंदी से रिलेटेड। 1955 में एक कमीशन बना बीजी खेर के अध्यक्षता में। 1956 में रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया। फिर 57 में गोविंद बल्लभ पंत हिंदी के बड़े अच्छे जानकार थे, सुमित्रानंद पंत वगैरह से रिलेटेड भी थे शायद, तो इनको जो है पार्लियामेंट्री कमेटी का हेड बनाया गया। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बोला कि इंग्लिश को कंटिन्यूड यूज किया जाएगा इवन आफ्टर 1965। 65 के बाद भी इंग्लिश को यूज किया जाएगा। लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट में अडॉप्ट आर्टिकल 345 एनी वन और मोर लैंग्वेज यूज्ड इन द स्टेट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन हो है। इस लाइन का मतलब है कि मान लिया कि आप वेस्ट बंगाल में आपकी पोस्टिंग हो गई, तो आप क्या करेंगे कि आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जो लेटर लिखेंगे वो एक हिंदी भी रहना चाहिए, इंग्लिश भी रहना चाहिए एंड बंगला भी रहनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि ये तीनों भाषा में रहेगा। तो हिंदी रहने से हिंदी भाषी क्षेत्र को भी पता लग जाएगा, इंग्लिश रहने से हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट इनको भी समझ में आएगा, और बंगला रहने से लोकल भाषा में भी पता लगेगा। तो आपको 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बंगाल में अगर आप अधिकारी हैं तो जो इम्पोर्टेंट लेटर है आपको क्लासिफाई कर देना पड़ेगा। इस लेटर को तीनों भाषा में डालो, हिंदी, इंग्लिश, बंगला में। तो ये आपको ट्रेनिंग दी जाएगी इसके आधार पे कि किस तरह के चिट्ठी को 3 भाषा में डालना है, किस तरह के चिट्ठी को 2 भाषा में डालना है, किस तरह के चिट्ठी को सिर्फ 1 भाषा में डालना है। तो ये आपके ऊपर में ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है। तो द चॉइस ऑफ द स्टेट इज नॉट लिमिटेड ओनली टू लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल। ये जरूरी नहीं है। अब मान लिया कि आप संथाल परगना के आप कमिश्नर हैं, तो आपको जो है वहाँ पर हो और मुंडारी भी है मान लिया, तो हो सकता है कि आपको मुंडारी में भी लेटर बनाने की जरूरत पड़ जाएगी। हालांकि मुंडारी लैंग्वेज नहीं है, तो कब पढ़ सकता है ना। तो ये है द चॉइस ऑफ द स्टेट इज नॉट लिमिटेड ओनली टू लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल अंटिल द स्टेट लेजिस्लेचर मेक्स ए लॉ। इंग्लिश को तो रखना होगा, इंग्लिश विल कंटिन्यू। ये आपको आर्टिकल 345 बोलता है कि इंग्लिश इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज, और हमारा इंग्लिश को मना नहीं किया गया। 1965 में इसको अनलिमिटेड टाइम के लिए ऑफिशियल यूज के लिए परमिट कर दिया गया। आर्टिकल 356, तो मैंने क्या एक इंपॉर्टेंट बात बताया कि कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी इज दी राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है ना। इंग्लिश 15 साल के लिए था, अनलिमिटेड कर दिया गया। आर्टिकल 343 टू 351, यही ना। ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड यूनियंस, जो बात अभी हम समझा रहे थे वही बात है कि आप 3 भाषा में कर सकते हो। 347, a special provision for language spoken by a section of the state. If a substantial proportion of the population of a state demands recognition of language spoken by them, the president may direct such language shall be officially recognized throughout the state or in any part of the state. ये बिल्कुल सही बात है। शुरू में तो कम ही लैंग्वेज थे, 13-14 ही थे, अभी हमारे 22 हो गए हैं। धीरे धीरे लैंग्वेज को बढ़ाते चला गया। मैथिली यूज कर दिया गया, नेपाली किया गया, कोंकणी किया गया, किया ही गया। तो आर्टिकल 347 इज टू प्रोटेक्ट द लिंग्विस्टिक इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी ग्रुप विद इन ए स्टेट। किसी किसी स्टेट में माइनॉरिटी ग्रुप की कोई भाषा है, जैसे मैंने हो और मुंडारी का एग्जांपल लिया, तो ये आपको स्टेट का होता है कि वो प्रोटेक्ट कर सकता है। लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एक्ट्स एंड बिल्स। अब यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट में तो भाई हिंदी चल ही नहीं पा रही अभी भी, वहाँ तो आपको इंग्लिश में ही काम करना पड़ता है।
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट शैल बी इंग्लिश अनलेस पार्लियामेंट प्रोवाइड्स अदरवाइज बाय लॉ, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट जो है, बिल है, एक्ट है, ऑर्डिनेंस है, ये सभी जो है आपको इंग्लिश में ही रहता है। तो ये जो है आपका हिंदी लैंग्वेज को हमको प्रमोट करना है, लेकिन इंग्लिश जो है इट इज द अप्लीकेबल स्पेशली इन द कोर्ट। अब हम लोग देख रहे हैं आर्टिकल 349, हम सभी आर्टिकल को बारी बारी से देखते जा रहे हैं। ये आपको दिख रहा है कि 15 ईयर्स आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आपको बाद में इंग्लिश को आपको लाना ही पड़ा। लैंग्वेज फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेज, मदर टंग इंस्ट्रक्शन, शुरू में बच्चों को उनके मदर टंग में पढ़ाना है, ये भी लिखा हुआ है। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, प्रोविजन एग्जिस्ट फॉर दैट। डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी, ये आर्टिकल 351 कि भाई हिंदी को प्रमोट करना है, इसीलिए हिंदी शुड बी इनरिच्ड बाय ड्राइंग मेनली फ्रॉम संस्कृत एंड सेकेंडरली फ्रॉम अदर इंडियन लैंग्वेज। ये भी दिया गया कि हिंदी में ज्यादातर संस्कृताइज्ड वर्ड को यूज करना है, ये दिया हुआ आर्टिकल 351 में, मैक्सिमम संस्कृताइज्ड वर्ड को यूज कर। इसलिए देखते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज जो होता है ज्यादा संस्कृताइज्ड होता है, बोलचाल की भाषा से थोड़ा सा अलग होता है, तो तत्सम शब्दों का प्रयोग ज्यादा होता है। ये आपको आर्टिकल 351 में दिया हुआ है। अब हम लोग अमेंडमेंट एक्ट, जिसे क्वेश्चन भी पूछा है, उसकी बात करेंगे कि द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड फॉर ऑथोरिटेटिव हिंदी टेक्स्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। शुरू के कॉन्स्टिट्यूशन में ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट की बात नहीं किया था। 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड आर्टिकल 394A एंड 394। ये क्या बात करता है? इट प्रोवाइड्स दैट प्रेसिडेंट शैल पब्लिश एन ऑथोरिटेटिव हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका 1987 में आया कि हिंदी ट्रांसलेशन भी बहुत जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन का। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन दो इट इज रिटन इन इंग्लिश बट देयर हैज टू बी एट इट्स ट्रांसलेशन, इसका अनुवाद होना चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया 1963 में, जिसमें बोला कि इंग्लिश 15 साल तक और बढ़ जाएगा और ये सभी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के लिए एप्लीकेबल हो गया। मेजॉरिटी माइनॉरिटी लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, माइनॉरिटी लैंग्वेज आर लैंग्वेजेज अदर देन द प्रिंसिपल लैंग्वेजेज। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात की गई, इन सबों के लिए प्रोविजन एग्जिस्ट करता है। जैसे आर्टिकल 29-30 आपने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स के टाइम में कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। सिमिलर वे में आर्टिकल 347 भी है जो बताता है कि रिकॉग्निशन ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाय ए सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। कि 347 बोलता है कि कोई लैंग्वेज अगर किसी पॉपुलेशन के द्वारा बोला जाता है तो इसको रिकॉग्नाइज करना है, और ग्रेजुअली हम लोग धीरे धीरे रिकॉग्नाइज करके उसको हम लोग नेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज भी करने लगे हैं, है ना। दिस प्रोविजन डू एग्जिस्ट। 350 लैंग्वेज फॉर ग्रीवांस रिड्रेसल, 350A मदर टंग इंस्ट्रक्शन प्राइमरी स्टेज, पहले भी बताया था। अब हम लोग आते हैं जिससे क्वेश्चन पूछा गया था, नहीं पूछा गया था ना भी क्वेश्चन, हम बोले क्लासिकल लैंग्वेज। व्हाट इज क्लासिकल लैंग्वेज? तो लैंग्वेज जिसका एंशियंट हिस्ट्री हो, इतिहास जिसका पुराना हो, रिच लिटरेचर हो, इंडिपेंडेंट लिटरेरी ट्रेडिशन हो। तो ये जैसे तमिल संस्कृत से भी पुराना माना जाता है, तमिल व्याकरण जो है संस्कृत से भी पुराना माना जाता है, ये हम लोग कल्चर में पढ़ते हैं, है ना। तो जिसका रिच लिटरेचर हो, संगम लिटरेचर, लिटरेरी ट्रेडिशन हो, संगम, एंशियंट हिस्ट्री हो, इसीलिए तमिल को लाएंगे। हिंदी एंटिक्विटी ऑफ द अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर 1500 to 2000 years। एंशियंट लिटरेचर टेक्स्ट कंसिडरेबली वैल्यूएबल बाय जनरेशन ऑफ स्पीकर्स। तो अपडेटेड लिस्ट जो है इसमें 11 लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज में रखा गया है, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहीं से आया था यूपीएससी में। अक्टूबर 2024 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस मराठी, पाली, प्राकृत, आसामीज एंड बंगाली। ये तो मिल गया आपको 5, मराठी, पाली, प्राकृत, आसामीज एंड बंगाली। और इधर देखिए तमिल 2004 में ही, संस्कृत 2005 में, तमिल पुराना माना गया, कन्नड़ा 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013, उड़िया
पूछा हुआ क्वेश्चन है 2014। मराठी 2024, पाली ऊपर बताया आपको, प्राकृत 2024, आसामीज 2024 और बंगाली 2024। तो ये आपके लैंग्वेज हैं, क्लासिकल लैंग्वेज, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से पूछ दिया था। 8th शेड्यूल में जो कुछ है 22 लैंग्वेज है, तो आसामीज और बोडो, ये दोनों आसाम का लैंग्वेज। बोडो को 2004 में डाला गया नेशनल लैंग्वेज में, शेड्यूल्ड लैंग्वेज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? शेड्यूल्ड लैंग्वेज। शेड्यूल्ड लैंग्वेज में आसामीज एंड बोडो। तो कौन से हैं शेड्यूल्ड लैंग्वेज में? आसाम। बंगाल में बंगाली, डोंगरी कश्मीर में कश्मीर, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, ये तो पहले से ही डाला हुआ था, कश्मीरी भी पहले से था, कोंकणी 19, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कौन कौन से लैंग्वेज 1992 में ऐड किए गए, तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली नहीं, मराठी, मैथिली बाद में आया है, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली। संथाली का जो स्क्रिप्ट है ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट है, ये याद रखिएगा, ये पूछा जाने लायक क्वेश्चन है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये आप देख लीजिएगा। तो ओरिजिनली 14 लैंग्वेज था, इसमें डाला गया 21st में ये 1967 हिंदी। और ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी ने 2024 में पूछ दिया, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। उसके बाद 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003, बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली। तो मैथिली में आपको डालना पड़ेगा कि 2003 में लाया गया, कहीं पर मैथिली वर्ड था तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर 2003 में लाया गया, ठीक है ना। तो ये आपको याद करने की जरूरत है कि भाई कौन लैंग्वेज कब आया, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। 14 सितंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइडेड दैट हिंदी वुड बी ऑफिशियल लैंग्वेज। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस दिन को क्या माना जाता है? हिंदी दिवस, 14 सितंबर। और 15 सितंबर को पखवाड़ा। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं और 15 दिन का हम लोग पखवाड़ा शुरू कर देते हैं। तो उस समय से 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। ये एग्जाम का, बीपीएससी टाइप के एग्जाम का एक क्वेश्चन बन सकता है, दरोगा टाइप के एग्जाम का एक क्वेश्चन बन सकता है। वर्ल्ड हिंदी डे ये अलग है, 10 जनवरी 1975। और 10 जनवरी जो है वर्ल्ड हिंदी डे हमेशा मनाया जाता है। कुछ लैंग्वेज इंडेंजर्ड है, तो जैसे लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लगाया है कि प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज, जो लैंग्वेज विलुप्त होता जा रहा है। बड़े दुख की बात है कि बहुत सारे लैंग्वेज अब बोलने वालों की संख्या मात्र 100-200 भी नहीं रह गया है, वो सिर्फ 100-200 लोगों में बोली जाती है। अब मान लिया कि आपको अंडमान निकोबार में जोरवा ट्राइब है, वो आपस में जो बोलते हैं वो भाषा कितने लोगों में जानते होंगे? बस 100 लोगों में। तो भाषा तो विलुप्त हो जाएगी अगर जोरवा खत्म हो जाएगा। तो सेंटिनलीज जो है उनकी संख्या तो 39 है शायद, तो वो तो आपस में जो भाषा बोलते हो तो विलुप्ति हो जाएगी। तो बहुत सारी भाषाएं विलुप्त हो रही है, उनको बचाए जाने की जरूरत है, क्योंकि भाषा जो है रिप्रेजेंट करता है कल्चर को, भाषा रिप्रेजेंट करता है एक आइडेंटिटी को, एक की पहचान है, मौलिक पहचान है। अंडर दिस स्कीम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज। कहाँ पर है भाई? मैसूर में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज कहाँ पर है ना? तो मैसूर में है। इसी तरह के क्वेश्चन दरोगा वरोगा में पूछता भी है ना। तो इसीलिए यूपीएससी की तैयारी के जो कुछ कुछ लाइन्स होते हैं तो यूपीएससी के लेवल से पूछेगा तब यह भी मिल जाएगा। एक साधे सब साधे, एक की तैयारी करो सब निकलेगा। टीचर का एग्जाम निकालना है, यही तैयारी 8 महीना करना है, टीचर का एग्जाम भी निकलेगा। तो देयर इज नो नीड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द स्पेसिफिक एग्जाम। एक बार पूरा फुल फ्लेज तैयारी 1 साल कर लीजिए, फिर जो है 2 महीना का स्पेशल तैयारी उसी एग्जाम का कीजिए, एग्जाम निकल जाएगा। तो ये जो लैंग्वेज है लेस देन 10,000 पीपल जो है उसके लिए बात हो रहा है। यूनेस्को कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेज इंडेंजरमेंट, तो यूनेस्को ने कैटेगराइज किया है कि भाई जो लैंग्वेज इंडेंजर्ड है, खतरे में है, उसको बचाओ ताकि ये लैंग्वेज बचा रह जाए। तो नो स्पीकर्स आर लेफ्ट, उसको कहेंगे एक्सटिंक्ट, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, कुछ लोग बचे हुए हैं।
तो मैं लग रहा है कि आपको जो है एक काफ़ी सारा ब्रीफ इनपुट दे दिया गया है प्रोविजंस रिलेटेड टू लैंग्वेज, जो लैंग्वेज भाषा के ऊपर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। तो इस चैप्टर पढ़ने में इसके बाद आपको आसानी हो जाएगी। हम आपको वो सभी सैलिएंट पॉइंट्स बता दिए हैं जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। हमने इसके बाद क्या किया है, शॉर्ट समरी के बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया आपसे, फिर लॉन्ग आंसर भी पूछ लिया है, और MCQ हमने पूछा है आपको, ताकि आपको आइडिया रहे कि आपने ढंग से रीडिंग दिया है कि नहीं, ढंग से स्टडी किया है कि नहीं किया है। ओके, थैंक यू।